गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए अपना टॉपिक चल रहा था अंकेक्षक के दायित्व। मैंने आपको दीवानी दायित्व और आपराधिक दायित्व कंप्लीट करा दिए थे और कल हम इंडियन पेनल कोड के तहत भी अंकेक्षक का दायित्व पढ़ चुके थे। अब आपका नेक्स्ट जो एक्ट है वो बताने जा रहा हूं। हम क्रिमिनल लायबिलिटी पढ़ रहे हैं, इसमें समझना कम है और रटना ज्यादा है। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत अंकेक्षक के दायित्व। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि ये एक्ट जो है ये 1 जुलाई 1949 से लागू है। ये कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 1949 से। सीए संस्थान की स्थापना सीए संस्थान की स्थापना भी 1 जुलाई 1949 को ही हुई थी। तो इसी डेट को चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन बना और इसी डेट को चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट लागू हुआ। कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सीए डे क्या होता है तो आप कहेंगे 1 जुलाई। समझ में आ रहा है? ये पूछा जाए कि साहब इसका मुख्यालय कहाँ है तो आप क्या कहेंगे? नई दिल्ली। ये मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट किस पर लागू है, किस पर एप्लीकेबल होता है? ये एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये प्रत्येक सीए पर लागू होता है, भले ही वह अभ्यासरत हो या सेवा में हो। इसका मतलब समझ गए कि सीए बन गए या तो आप चाहे जॉब कर लो कहीं पर और चाहे किसी संस्था में प्रैक्टिस कर लो, ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो जो ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं आपके ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। पिछले से पिछला जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम था उसमें यह भी क्वेश्चन आया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की स्थापना कब हुई। तो ईयर पूछा गया था, कब हुई थी? 1949। ये तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का थोड़ा सा आपको क्या दिया है? इंट्रोडक्शन। लेकिन हमें इंट्रोडक्शन केवल एक इंट्रोडक्शन के लिए है, चांस बहुत कम है इसमें से पूछने के। हमें तो पढ़ना है अंकेक्षक का दायित्व क्या है। तो देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में हमारे ऊपर कई तरह के नियम, कायदे, कानून लगा दिए क्योंकि पूरा एक एक्ट ही लागू हो गया। आप देखो, किसी आदमी को अपनी दुकान चलानी है, बताओ वो विज्ञापन करे कि नहीं करे? कोई गुनाह है विज्ञापन करना? लेकिन आपने आज तक अखबार में ये पढ़ा क्या, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का एड देखा क्या कि हमारे यहाँ ऑडिट बहुत बढ़िया से की जाती है, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें? किसी सीए का विज्ञापन देखा क्या? समझ रहे हो? मैं आप लोगों के सामने ये कहूं कि आप मार्केट से फाइलें लेके आना, किसी को लोन करवाना ओपन करा देंगे, किसी को जीएसटी का काम करना ओपन कर देंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरवानी वो भर देंगे, और आप जो भी फाइल लाओगे उसमें आपका कमीशन। चेन सिस्टम बना देता हूं। आपको तो फाइल लेके आनी है, सारी अटक मेरी है, आपको आपके घर पे पैसा मिल जाएगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो ऐसे हजारों कानून है। चार्टर्ड अकाउंटेंट विज्ञापन नहीं कर सकता,
चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी अयोग्य व्यक्ति के साथ फीस की शेयरिंग नहीं कर सकता। समझ रहे हो? क्या मैं अपने पापा के साथ पार्टनरशिप कर लूं? मैं हर किसी के साथ पार्टनरशिप भी नहीं कर सकता। हमारा पार्टनर या तो सीए होगा या सीएस होगा। तो ऐसे हजारों नियम है। समझ में आ रहा है? और ये सारे नियम किस में बता दिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में। और इनका एक ही उद्देश्य है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी हैं उनको कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट को अपन क्या कहते हैं? आचार संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता की पालना करना आवश्यक है। कोड ऑफ कंडक्ट की पालना करना क्या है? आवश्यक है, मैंडेटरी है साहब। तो जितने भी प्रोफेशनल होते हैं उनके इंस्टीट्यूट ने उनके लिए क्या बना के रखते हैं? वो कोड ऑफ कंडक्ट। क्या आपका आचार विचार व्यवहार इस तरीके का होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि यार ये क्या है। आप पूरे इंस्टीट्यूट में देखेंगे मेरा कहीं पे नाम लिखा हुआ है तो नाम के आगे मैंने सीए नहीं लिख रखा। लिख रखा है? नहीं लिख रखा। लेकिन अगर आप मेरा विजिटिंग कार्ड देखेंगे, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, यहां मैंने देखो नाम के पहले सीए लिख रखा है। ये लिख रखा है, देखो मैंने ऐसे सीए, फिर मैंने नाम लिख दिया मेरा, और फिर मैंने नीचे लिख दिया FCA, MCOM और भी जो भी डिग्रियां हैं ये लिख दी हमने। मैंने यहां पे क्यों नहीं लिखा बताओ? मेरे घर के बाहर जो नेम प्लेट है वहां मैंने लिख रखा है। यहां क्यों नहीं लिखा? क्योंकि साहब ये मेरा ऑफिस नहीं है, ये कोचिंग संस्थान है, और यहां पर मेरे नाम के आगे सी लिखने का मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं? अपना विज्ञापन कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और देखो मैं अगर इस नाम को ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूं तो नॉट अलाउड, ये भी अलाउड नहीं है। मुझे सीए मेरे नाम के पहले लिखना है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए मैं सीए भी हूं, सीएस भी हूं और कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूं, डिग्री तो एक ही काम में लूंगा ना। तो अगर मैंने यहां पर ऐसे लिखा है सीए और यहां एक विजिटिंग कार्ड पे लिखवा दूं क्या? कंपनी सेक्रेटरी नॉट अलाउड, ये भी आचार संहिता के खिलाफ। तो सर आपने मेहनत करके डिग्री ली, उसका जिक्र भी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन शॉर्ट में एब्रिविएशन यूज कर सकते हो। कैसे? CS, CMA और LLB, ऐसे MCOM, ऐसे शॉर्ट में लिख सकता हूं बस। अगर मैं यहां पर बड़े अक्षरों में लिख दूं ना मास्टर ऑफ कॉमर्स MCOM, तो ये पेशेवर आचार संहिता के खिलाफ है। ऐसे हजारों नियम है, हजारों नियम है। समझ रहे हो? ये अपने सीए से परेशान थे, दुखी हो गए, काम नहीं कर रहा होगा, जो भी है। ये मेरे पास आए, बोले सर मैं अपना सीए बदलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अब मैं आपसे काम कराऊं, उसको छोड़ देता हूं। क्या आप बदल सकते हो? बताओ। बिल्कुल। अब आप किसके पास आएंगे? मेरे पास। तो मालूम है मेरा पेशेवर दायित्व क्या कहता है कि भैया आपके सीए कौन थे पहले वो बताओ। पुराने वाले। आपके सर उससे क्या मतलब, आप अपनी बात करो। अरे अपनी बात बाद में करेंगे, पहले उसका नाम बता, उसका एड्रेस बता, फिर मैं उसको चिट्ठी भेजूंगा। किसको? आपके पुराने वाले सीए को मैं चिट्ठी भेजूंगा
और क्या कहूंगा कि साहब आपके ये क्लाइंट मेरे पास अप्रोच कर रहे हैं, ये मुझसे काम करवाना चाहते हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या? अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ। अब मान लीजिए पुराने सीए ये थे, बोले सर और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फीस नहीं देगा, मुझे तो दी नहीं। अब आपको मिल जाए तो बात अलग है। तो मालूम है इसका ये ऑब्जेक्शन करने का मतलब क्या हुआ? मैं इसकी ऑडिट नहीं ले सकता। इसका मतलब हमें जब भी ऑडिट स्वीकार करनी होती है उससे पुराने वाले सीए से क्या लेनी पड़ती है? एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। समझ में आ रहा है? तो जब तक एनओसी नहीं आएगी मैं इसकी ऑडिट नहीं कर सकता। झूठ बोले या सच बोले उससे मतलब नहीं है, वो जाने रही है जाने, मुझे तो एनओसी चाहिए। समझ लो। अब देखो ये ऐसी बहुत सारी आचार संहिताएं हैं, मैं कितनी बताऊं आपको, बहुत सारी आचार संहिताएं। एक बार एक केस हुआ कि एक चार्टेड अकाउंटेंट के बेडरूम में क्लाइंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स पाए गए इनकम टैक्स की सर्च के दौरान। तो चार्टेड अकाउंटेंट को पेशेवर दुराचरण का दोषी ठहराया गया कि साहब क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स आपके बेडरूम में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आप अनैतिक कार्य कर रहे हो, क्लाइंट की चोरी में साथ दे रहे हो। ऐसे बहुत किस्से हैं। तो सर हमें क्या करना है? पूरा चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट तो पढ़ने से रहे। तो चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट में ध्यान रखना है कि हमें आचार संहिता की पालना करना आवश्यक है। ये जो आचार संहिता है ये चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के शेड्यूल्स में बताए गए हैं। किसमें बताए गए हैं? शेड्यूल में बताए गए हैं। तो चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट में कुछ शेड्यूल हैं और उन शेड्यूल में बताए गए हैं। दो शेड्यूल हैं, एक शेड्यूल 1 है और एक शेड्यूल 2 है। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट में दो शेड्यूल है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 जो है बच्चों, ये चार्टेड अकाउंटेंट के नैतिक व्यवहार की बात करेगा। इसमें काम से रिलेटेड कोई पॉइंट ही नहीं लिखे हुए। इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि आपको कैसा व्यक्ति होना चाहिए। इसमें एथिक्स की बातें करी जाएगी कि आप विज्ञापन नहीं करेंगे, अयोग्य व्यक्ति के साथ साझेदारी नहीं करेंगे, ऑडिट स्वीकार करने से पहले पिछले वाले से एनओसी लेंगे। समझो, आप किसी को फीस में शेयरिंग नहीं देंगे जब तक कि वो आपका पार्टनर नहीं हो, और ना ही किसी से कमीशनबाजी लेंगे। ऐसे बहुत सारे हमें। और एक मजेदार बात बताता हूं बच्चों, बहुत ही मजेदार बात। मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं ना, ये भी पेशेवर दुराचरण है। मनीष सर पढ़ा रहे हैं वो पेशेवर दुराचरण नहीं है, पर मैं पढ़ा रहा हूं वो दुराचरण है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मैं प्रैक्टिस करता हूं। मनीष तो सारे दिन पढ़ाता ही है, मैं तो सिर्फ आपके 2 घंटे पढ़ाऊंगा बस। अब आज पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे क्लास है आपके पास, तो फिर क्या करोगे? और वही ऑफिस है। तुम तो 6 साल में आए हो एक बार, तुम्हारे भरोसे मेरा बच्चा तो 16 साल का हो लिया। नहीं समझे? तो साहब मेरा तो ऑफिस है, मैं वो काम करता हूं। तो हमारा इंस्टीट्यूट ये कहता है कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी व्यवसाय में एंगेज नहीं हो सकता, किसी ऑक्यूपेशन में एंगेज नहीं हो सकता। यानी कि मैं सीए की प्रैक्टिस कर रहा हूं तो सिर्फ सीए की प्रैक्टिस ही कर सकता हूं, कोई बिजनेस, कोई धंधा नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं हो सकता। तो सर फिर आप तो अनएथिकल कर रहे हो। हाँ, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने इसका एक अपवाद दिया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सप्ताह में 25 घंटे पढ़ा सकता है। हम लोगों को अलाउड है कि मैं एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ा सकता हूं, और मैं इससे ज्यादा पढ़ाता भी नहीं। इतने पढ़ाते हैं एक सप्ताह में, 25 घंटे तो बहुत होते हैं, एक दिन के 3-4 घंटे हो गए। समझ में आ रहा है? अगर मैं इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो पेशेवर दुराचरण है और मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और खुद सीए करेगा। तो सर प्रॉब्लम क्या है? आप पढ़ा रहे हो, कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि फिर मैं पढ़ाई में ध्यान दे पाऊंगा, मैं मेरे ऑफिस में ध्यान कब दूंगा, और क्वालिटी से क्या होगा?
समझौता होगा, वो इंस्टीट्यूट को एक्सेप्ट है नहीं। तो शेड्यूल 1 किससे रिलेटेड है बताओ? और शेड्यूल 2 जो है ना, ये आपके कार्य से संबंधित है। शेड्यूल 2 किससे संबंधित है? कार्य से संबंधित है। बस आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। ऐसे तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट सीए फाइनल में पढ़ाता हूं, प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से एक चैप्टर आता है वहां पे, और 16 नंबर का आता है सीए फाइनल में, और मुझे 1.5 महीना लगता है इस चैप्टर को कराने में, क्योंकि शेड्यूल 1 में 4 पार्ट हैं और एक पार्ट में 12-12 क्लोज हैं, पर वो सब आपके काम के नहीं है। आप तो मैंने बेसिक क्रक्स बता दिया कि शेड्यूल 1 किससे रिलेटेड है? आपके एथिकल बिहेवियर से। और शेड्यूल 2 किससे रिलेटेड है? काम से। काम का मतलब आपने अगर काम में लापरवाही करी, अनदेखी करी, समझो आपने विश्वास करके मुझे सूचना दी और मैंने जनता के सामने कर दी, तो गोपनीयता का क्या किया? हनन किया। इस टाइप से काम से संबंधित गड़बड़ करूंगा, समझो। तो ये इसका मतलब मैं आचार संहिता की पालना नहीं कर रहा। अगर मैं शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 का क्या करता हूं? उल्लंघन। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 का क्या करता हूं मैं? उल्लंघन। तो इस उल्लंघन को क्या कहा जाएगा? पेशेवर दुराचरण। इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका मिसकंडक्ट कर रहे हो आप। अगर आपने इन शेड्यूल में बताई गई बातों का उल्लंघन किया तो ये पेशेवर दुराचरण माना जाएगा। समझ में आ रही बात? और अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन? खुद आईसीआई। और क्या कार्रवाई करेगा? अनुशासनात्मक कार्रवाई। अब ये मामले के ऊपर डिपेंड करता है। शेड्यूल 1 का मामला है तो सबसे पहला हमारे साथ क्या होगा? हमें एक फटकार पड़ेगी। रिप्रेमाइंड कहते हैं इंग्लिश में, फटकारना, कि हम आपको वार्न कर रहे हैं, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट को लगता है कि फटकारने से काम नहीं चलेगा, इस आदमी ने तो बहुत बड़ी गड़बड़ करी है, तो मुझे 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। कितने महीने के लिए? सस्पेंड का मतलब क्या है? सस्पेंड का मतलब यह कि उन 3 महीनों में मैं सीए के नाम का कोई भी काम नहीं कर सकता, और मुझे 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ये मामले कब है बताओ? शेड्यूल 1 में। क्या क्या काम होंगे मेरे साथ? मुझे फटकार दिया जाएगा। वैसे अगर आप याद नहीं भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने नोट्स में लिखा भी नहीं है ये सब। 3 माह के लिए मुझे क्या कर दिया जाएगा बताओ? सस्पेंड कर दिया जाएगा। और 1 लाख रुपए तक का क्या लगेगा? जुर्माना। 1 लाख रुपए तक का क्या लगेगा? जुर्माना। सर जेल नहीं होगी क्या? जेल आईसीआई कैसे भेजेगा? वो तो कोर्ट भेजेगा। बोलो यहां तक समझ गए? सीरियस मैटर कौन सा है? शेड्यूल 1 की शेड्यूल 2? शेड्यूल 2। देखो नैतिक व्यवहार थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं और लोग चला भी लेते हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन काम में लापरवाही एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहां पर शेड्यूल 2 में अगर कोई गड़बड़ करी तो सीए के साथ क्या करेंगे? सबसे पहला तो वही काम, सीए को क्या किया जाएगा? फटकार दिया जाएगा। सीए को फटकारा जाएगा कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनको ऐसा लगा कि अरे तो बहुत ही गड़बड़ मामला है, ये तो नीरव मोदी के साथ भागने की तैयारी में था, थोड़ा लेट हो गई, इसलिए प्लेन छूट गई इसकी, तो नहीं अब तक तो ये हाथ में नहीं आता। तो ऐसे व्यक्ति की आजीवन सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द। यानी कि वो जिंदगी में ही सीए नहीं बनना, उसकी आजीवन सदस्यता क्या की जा सकती है? समाप्त की जा सकती है। सीए की डिग्री खत्म। समझ में आ रहा है? और 5 लाख तक का क्या लगाया जा सकता है? जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर मामला किसका है बताओ? 2nd शेड्यूल का है। समझ में आ गया?
तो बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में हमारे शेड्यूल दिए हुए हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, और इनमें कुछ आचार संहिताएं बताई गई है, हमें उनकी पालना करनी है। अब मैं नोट्स में मैंने इनके मिक्स करके पॉइंट लिख दिए कि क्या क्या बातें हमारे लिए कही गई हैं। तो देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है इन्होंने। यदि अंकेक्षक निम्नलिखित दुराचरण करता है, तो बताओ ये दुराचरण कहां लिखे हुए हैं? ये शेड्यूल्स में लिखे हुए हैं। तो अंकेक्षक को क्या माना जाएगा? पेशावर दुराचरण का दोषी। पहला बताओ, समझ में आ गया क्या? अंकेक्षक द्वारा क्या करना? विज्ञापन करना। तो कोई भी सीए का कभी भी आप एडवर्टीजमेंट नहीं देखेंगे। हाँ, कुछ एक चीजें अलाउड है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले जब कोविड हुआ था, तो मेरा एक स्टूडेंट है जो आरजे बन गया। अभिषेक चौधरी मेरा स्टूडेंट था, सीए तो हुई नहीं, उससे आरजे बन गया और आजकल रेडियो सिटी पे आरजे अभी के नाम से फेमस है। तो उसका फोन आया, बोला सर वो कोविड के बाद इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा आप बोल देंगे क्या? मैं कहा बोलने का ही काम है, बस घर में ही नहीं बोल पाते हम तो। अब तो बता कितना बोलना है। बोला सर कल मैं लाइव आऊंगा और आपसे बात करूंगा, आप बोल देना, इस पॉइंट पे तैयारी कर लेना। मैं कहा ठीक है। तो सब क्या हुआ, रेडियो पे जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने सबके सामने ऐसे कह दिया कि नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जुगल किशोर आपका स्वागत करता हूं। तो पूरा जयपुर सुन रहा है। क्या ये विज्ञापन नहीं है? बताओ ये विज्ञापन नहीं है क्या? अगर कोई सीए को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए, टीवी पर आ जाए तो, और वो अपना नाम भी नहीं बताएगा, और कोई भी सीए अपने नाम के पहले सीए जरूर बोलेगा, क्योंकि जो रातें उसने जाग जाग के पढ़ाई करी है ना, तो उसका वो फायदा तो उठाएगा ही। ये विज्ञापन नहीं माना जाता, क्योंकि वो सिर्फ अपना क्या बता रहा है? नाम। अगर मैं ये बोलने लग जाऊं कि हम ये सेवाएं देते हैं, ये काम करते हैं, हम इसमें एक्सपर्ट हैं, तो ये क्या मान लिया जाएगा? विज्ञापन। तो ऐसे बहुत सारे इसमें केस आते हैं। आप तो खाली इतना सा ध्यान रखो कि ऑडिटर क्या नहीं कर सकता? विज्ञापन नहीं कर सकता। दूसरा देखो, अयोग्य व्यक्ति के साथ में फीस में क्या नहीं कर सकते? अयोग्य व्यक्ति का मतलब क्या है? या अयोग्य व्यक्ति का मतलब क्या है? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। और अगर सीएस है तो, और वो मेरा पार्टनर भी नहीं है तो बताओ, कोई कंपनी सेक्रेटरी है और मेरा पार्टनर भी नहीं है, और हम उनके साथ फीस में साझेदारी करें तो अलाउड है। प्रोफेशनल व्यक्तियों के साथ, चाहे वो आपका पार्टनर हो या नहीं हो, आपस में आप क्या कर सकते हो? शेयरिंग कर सकते हो, पर अयोग्य व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते। जैसे मेरी साली है, दूर की है, क्योंकि मेरी वाइफ तो यूनिक है, दूसरी उसकी जैसी है ही नहीं। मेरी साली है, दूर की साली है साहब, और वो सीएस बन गई। और सीए और सीएस में एक सबसे बड़ा आराम मालूम है क्या है? सीएस बनते ही सबसे पहले बेरोजगारी दिखाई देती है, तो वो सीएस बन गई और बेरोजगार हो गई। जयपुर में 2-4 जगह कंपनी में जॉब करने के लिए गई होगी, तो किसी ने कहा 12,000 ले लो, किसी ने कहा 15,000 ले लो। बोले मैं चाय बना के पिला दूंगी, इससे बढ़िया तो चपरासी को तो 20,000 मिलते हैं, और सीएस को 12,000 15,000 मिलते हैं। हकीकत तो यही है। अभी ज्यादा कोई वक्त रहा नहीं। अगर आप में क्वालिटी नहीं है तो सीए की वैल्यू इतनी है बस। तभी तो जूनियर अकाउंटेंट कर रहे हैं सीए बनने के बाद भी। तो साहब वो बेचारी परेशान हो रही थी। मेरे ससुर जी का फोन आया, अरे आप कौन साहब कुछ काम हो तो उसको दे दिया करो बच्ची को। मैं कहा भेजो उसको ऑफिस। तो वो ऑफिस आई, बोले जिया जी मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। मैं कहा तू कंपनी का आरओसी का काम वगैरह जानती है? बोला काम सब जानती हूँ, कोई मौका ही नहीं दे रहा। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। अभी मेरे ऑफिस में जितनी भी कंपनियां होती हैं उनके हम आरओसी में रिटर्न ये सब फाइल करते हैं, वो सारे काम में उसको देता हूँ। पर देखो साली है तो अपनी जगह है, धंधे में साली वाली नहीं है। नहीं समझे भाई? धंधा तो धंधा है। मैं मेरे क्लाइंट से फीस लेता हूं 5,000 रुपए आरओसी कंप्लायंस के नाम से, उसको देता हूं 2,000 रुपए, 3,000 में खुद कटक जाता हूं। तो 1-2 बार वो फड़फड़ाई भी, दिया जी थोड़ा रेट वेट बढ़ाओ, इसमें तो कुछ बचता ही नहीं। महंगा 1,500 रुपए में करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो साली है इस बात का 500 एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ये मान ले। और ये हकीकत भी है।
ये हकीकत भी है, मार्केट में कंपटीशन बहुत है भाई। बताओ मैं उसके साथ फीस की शेयरिंग कर रहा हूं, अलाउड है क्या? ये एथिकल है? कमीशनबाजी कर रहा हूं, एथिकल है? बिल्कुल एथिकल है। चोर चोर मौसेरे भाई, मैं सीए के साथ कितने भी फीस की बार्गेनिंग कर लूं, आपस में शेयरिंग कर लें, आप आए मेरे पास, सर मेरे को लोन करा दो, समझो अब वो लोन का काम मैं नहीं कर रहा, ये सीए साहब हैं, ये करते हैं, ये मेरे दोस्त हैं, मैंने आपकी फाइल उठा के इसको दे दी, मैं कहा लोन करा देना यार, इसने लोन करा दिया, आपसे 2 लाख रुपए लिए, लाख रुपए में जाके मैंने इससे ले लिए। बताओ क्या ये एथिकल है? बिल्कुल। सीए सीए से कर सकता है, सीएस से कर सकता है, सीएमए से कर सकता है, यानी पेशेवर व्यक्ति के साथ। किसके साथ नहीं कर सकता? अयोग्य व्यक्ति के साथ। ऐसे ही बच्चों, अयोग्य व्यक्ति को अपने नाम से अभ्यास करने देना, ये जानते हो? मैं आपको बताऊं हमारे सीए लाइन में क्या होता है, सबसे बेकार बात क्या है मालूम है सीए लाइन में? कि सब स्टार्टिंग में जो है ना एंट्री, वो बहुत इजी है। पहला एग्जाम कौन सा होता है? सीए फाउंडेशन, उसका रिजल्ट जाता है 40 से 50%, यानी कि 100 बच्चे एग्जाम देते हैं, 40 बच्चे पास होते हैं। फिर इसके बाद में आता है सीए इंटर। तो देखो वो जो 100 बच्चे एग्जाम देने बैठे थे, उसमें से कितने पास हुए? 40। अब वो 40 बच्चे एग्जाम देंगे तो ऑलरेडी वो थोड़े से सिलेक्टेड बंदे हैं, पढ़ने वाले थे। उन 40 का 25% रिजल्ट रहता है किसका? इंटर का। तो ये 10 बच्चे किस में आ गए? फाइनल में। अब फाइनल का जो रिजल्ट है वो रहता है 10%, तो 10 का 10%, तो 100 में से एक बच्चा सीए बनता है, बाकी साहब हो जाते हैं, बीच रास्ते में दम तोड़ देते हैं। अब कोई बच्चा मान लो फाउंडेशन पास हो गया, इंटर पास हो गया, फाइनल में अटक गया, तो मालूम है उसको कैसी फीलिंग आएगी? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, कि यार मैंने मेरे जिंदगी के 3 साल पूरे कर दिए, ना मैं इधर का रहा ना उधर का रहा। तो सीए में ये बहुत बड़ी बेकार पॉइंट है। लेकिन ये बच्चे काम सीख जाते हैं तो ये कमाने लायक तो हो जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर, आपको मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर बता दूं जो 20 रुपए में दवा भी दे देंगे और इलाज भी कर देंगे, और उसका फायदा आपको सुबह दवा लो कल तो ठीक। और ऐसे भी डॉक्टर हैं जो 500 रुपये तो फीस लेंगे, 500 रुपये की जांचें करा देंगे और 500 रुपये की दवा देंगे, फिर भी 3 दिन पहले ठीक नहीं होंगे आप, समझो। तो वो जो 20 रुपये वाले हैं ना, उसको छोला छाप डॉक्टर कहते हैं, झोला छाप बंगाली कहते हैं ना अपन। ऐसे सीए भी होते हैं झोला छाप, जो हाफ सीए थे, समझ लो। अब ये लोग क्या है, काम पूरा जानते हैं, सिर्फ क्या नहीं है इनके पास? डिग्री नहीं है, बिना ठप्पे के कोई वैल्यू है नहीं। तो ये लोग सस्ते में काम करना शुरू करते हैं, मार्केट में कंपटीशन बढ़ाते हैं। तो ऐसे क्या है, मेरे पास में कई हैं ऐसे बंदे भी। अब एक हमारे गांव में एक बंदा काम कर रहा है, उससे मेरे पास में ऑडिटर की फाइलें आती हैं खूब। तो मैंने उसको कहा यार एक काम कर, तू मेरे नाम से ऑफिस खोल ले वहाँ पे और तू बैठ जा, मैं महीने में 1 आध बार आ जाऊंगा, और तेरे कोई उलझने वाले केस हो तो मेरे साथ बैठ जाना, तू तो बोर्ड लगा ले मेरे नाम का और बैठ आराम से, तू समझ ले तू सीए है, कर काम आराम से। क्या ऐसा कर सकता हूँ? बताओ ऐसा कर सकता हूँ? अनएथिकल है। अयोग्य व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो आप, अयोग्य व्यक्ति को अपने नाम से प्रैक्टिस करने दे रहे हो। अगर आपको करना ही है ऐसा, तो यहां पर भी एक बंदा कौन होना चाहिए? चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए। आप उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे। क्या आप मेरे पार्टनर बन सकते हो? आप कहें सर 1 करोड़ रुपए दूंगा, नहीं मैं लेना चाहता हूं पर पार्टनर नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि हमारा पार्टनर कौन बन सकता है? ओनली प्रोफेशनल, जो सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो। समझ में आ गई? अच्छा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कितनी कंपनी की ऑडिट कर सकता है? और अगर 21 भी ले ली तो कंपनी एक्ट में तो जो कहा है वो कहा ही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में इसको क्या माना जाएगा? पेशेवर दुराचरण का दोषी। मेरा सी इंस्टीट्यूट ही मेरी बैंड बजा देगा कि तुमने 21वीं ऑडिट ली कैसे ही। बोलो यहां तक समझ में आ गया? और एक बात बच्चों, हमारे पास कई बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर वो सर तो इतना ही पढ़ाते हैं, ये पढ़ा ही नहीं रहे। तो मैं कहता हूं देख यार, मैं पढ़ने नहीं गया उनसे, मुझे क्या मालूम कौन क्या कर रहा है। ये
जो क्वालिफिकेशन वाली चीजें होती है ना, उनमें कभी भी कंपटीशन नहीं होता। कई बच्चे कहते हैं सर हमें तो 2,000 में कोर्स मिल रहा है जूनियर अकाउंटेंट का। मैं कहा मैं 3,000 में तेरे को तीनों कोर्स दिला दूं, जूनियर अकाउंटेंट, फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर। 3,000 में लाइफ टाइम वैलिडिटी। और बोल, तू थक जाएगा लेकिन कोर्स नहीं थकेगा। क्या कंपटीशन करना है इसमें? अगर हम कंपटीशन करते हैं, एक सीए दूसरे सीए से क्या कर रहा है, तो ये अनैतिक है। देखो हम हमारी तारीफ कर सकते हैं पर दूसरे की बुराइयां नहीं कर सकते। प्रतिस्पर्धा करना हमारे लिए प्रतिबंधित है कि आपको कोई कंपटीशन नहीं करना। आपको अपनी फीस जो तय करनी है करो, दूसरों से कोई कंपटीशन नहीं करना। नेक्स्ट है, जैसे मैं किसी को फीस में शेयरिंग दे नहीं सकता वैसे ले भी नहीं सकता अगर वो व्यक्ति क्या है, अयोग्य। ऑडिट स्वीकार करने से पहले मुझे पिछले ऑडिटर से क्या लेनी पड़ेगी, एनओसी। समझा ही दिया मैंने। अच्छा एक और देखो, ये बच्ची मुझे कहती है सर आप हमारी ऑडिट कर दो। मैंने कहा कर देंगे बेटा। सर फीस, मैं कहा 1 लाख रुपए लूंगा। सर देखो अभी थोड़ा धंधा मंदा है, इतनी कमाई है नहीं सर कोरोना के बाद। आप एक काम करो सर, मेरा जितना प्रॉफिट होगा ना उसका 1% आप ले लो। अगर मेरा 10 लाख का प्रॉफिट है तो 1% आपकी फीस, 1 करोड़ प्रॉफिट होगा तो भी 1% रहेगी। तो बच्चों कभी भी फीस जो होती है ना वो परसेंटेज बेसिस पे नहीं होती। डॉक्टर की फीस है फिक्स है, वो ये कहेगी मरीज के फायदा आ जाएगा तो डबल। ऐसा हनुमान जी के यहाँ होता है कि साहब रिजल्ट आ गया तो स्वामी, नहीं तो बैठे रहो। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, स्वामी मिलेगी तब जब रिजल्ट आएगा। हनुमान जी भी देखते हैं यार अब इनको तो पास करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्वामी नहीं होनी। तो भैया यहाँ स्वामी नहीं हो रही है। कोई कहे साहब आपने ऑडिट में करा क्या, मैं तो रिजल्ट ही नहीं मिले। तो फीस आधारित जो फीस होगी वो निश्चित होती है। लाभ आधारित कंटिजेंसी इस टाइप की फीस अगर आपने ली है तो ये क्या है, अनएथिकल। और कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई और व्यवसाय नहीं कर सकता जिसकी परमिशन किसने नहीं दी हो। तो मैं कोई भी व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन बच्चों आपको मैं बता दूं, मैंने तो बहुत सारे व्यापार कर रखे हैं, मेरी तो फैक्ट्री भी है। तो सर आप कैसे कर रहे हो? सीए नहीं कर सकता ना, सीए की बीबी तो कर ही सकती है। तो मैंने मेरी वाइफ के नाम से व्यापार कर सकते हैं। यहां तक समझ गए? अच्छा ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा? क्या उसका एजेंट कर दे? तो अगर किसी अनाधिकृत व्यक्ति को आपने साइन करने की परमिशन दे दी तो ये क्या है, पेशेवर दुराचरण। मेरे क्लाइंट ने जो मुझे इंफॉर्मेशन दी है बताओ बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी या नहीं थी? मुझे वो छुपा के रखनी चाहिए, बता देनी चाहिए? अगर नहीं रखी तो अच्छा मैं जो रिपोर्ट दूंगा, सर्टिफिकेट दूंगा, जांच पड़ताल करके दूंगी बिना जांचे। अगर मैंने लापरवाही करी, बिना जांच पड़ताल की साइन करके दे दिए तो पेशेवर दुराचरण। काम में लापरवाह हूं तो काम में क्या माना जाएगा, दुराचरण। नियोक्ता के धन को अलग नहीं रखना, ये समझते हो? नहीं समझे? देखो आज भी मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूज नहीं करते, उनको डर लगता है। लेकिन आज की डेट में कोई भी टैक्स का पेमेंट मैनुअल नहीं होता, सब कैसे होता है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। अभी 15 मार्च आएगी, एडवांस टैक्स भरने हैं लोगों की। तो कोई मेरे को 5 लाख रुपए अकाउंट में भेज देगा, कोई 7 लाख भेज देगा, बोले सीए साहब जमा करा देना। क्या वो मेरी कमाई है? आपने मुझे पैसे क्यों दिए? टैक्स जमा कराने के लिए। और मेरा दायित्व क्या बनता है कि आपका टैक्स जमा कराऊं और आपको उसकी रसीद दे दूं। ऐसा ही होता है ना। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने कहा कि सीए के पास में ऐसे पैसे आते जाते रहेंगे, क्योंकि क्लाइंट कहीं काम के लिए हमको पैसा देता है और हम वो काम करते भी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आपका सेविंग अकाउंट अलग होना चाहिए और सीए का करंट अकाउंट अलग होना चाहिए। बैंक में फर्म के नाम से एक अलग अकाउंट बनाओ और क्लाइंट का पैसा उसमें रखो। आपके सेविंग अकाउंट में सिर्फ क्लाइंट की क्या ले सकते हो, फीस। उसके धन को अलग रखना, अलग नहीं रखा तो पेशेवर दुराचरण है। बोलो कहानी समझ में आ गई क्या? और बच्चों ये जो आपने लिस्ट पढ़ी है ये तो एक एग्जाम्पल मात्र थे, क्योंकि शेड्यूल 2 है, 2 शेड्यूल के पार्ट 4-4 पार्ट है, उनमें अलग अलग क्लोज हैं, पर इतना इससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए मैंने नोट करके लिख भी दिया है कि ये दुराचरण केवल एक मात्र क्या है, उदाहरण है।
संपूर्ण नहीं है, पर इससे बाहर आपसे नहीं पूछेंगे। 99% तो चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट के तहत दायित्व पूछेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए, अब आपका नेक्स्ट दायित्व बता रहा हूं मैं आपको। इनकम टैक्स एक्ट के तहत आयकर अधिनियम के तहत दायित्व, आयकर अधिनियम के तहत दायित्व। देखो बच्चों, इनकम टैक्स एक्ट में चार्टेड अकाउंटेंट का नाम लिखा हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि सीए का हम दायित्व डालेंगे अगर ऐसा ऐसा कुछ हुआ है तो। चलो, अब मैं आपको इसमें कुछ किस्से सुनाता हूं ताकि आपको 2 मिनट में सब याद हो जाए। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए आपकी बात करते हैं, बिटकॉइन का नाम सुना आपने? बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है और जुआ खेलने का साधन है। आपने बिटकॉइन खरीदे, 2 बिटकॉइन खरीद लिए। समझ लो कैसे खरीदे? वजीरेक्स ऐप पे जाके, एक ऐप आता है वजीरेक्स के नाम से, तो वजीरेक्स ऐप के नाम पे जाके आपने 2 बिटकॉइन खरीद लिए। अब तो खैर आप खरीद ही नहीं पाओगे क्योंकि अब तो 26-26 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है। कोई टाइम पे 2000-3000 का भी बिटकॉइन आता था। तो मान लीजिए आपने 2 बिटकॉइन खरीद लिए और 2 बिटकॉइन के लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपने दिए। फिर वो बिटकॉइन, अब ये तो क्या जुआ है, इसमें ऐसे नहीं होता भाई 10% बढ़ गया 20%, इसमें बढ़ता है यूं 5000 गुना, लाख के सीधे 1 करोड़, और जब आता है तो 1 करोड़ के सीधे लाख। इसमें ऐसे ही बर्बाद होता है आदमी, ऐसे रातों रात आबाद होता है। तो आपने बिटकॉइन खरीदा, आपकी किस्मत बढ़िया थी, रातों रात आबाद हो गए, 2 लाख के 2 करोड़ हो गए। आपने कहा जुआ छोड़ो, पैसा निकालो। आपने 2 करोड़ निकाल लिए, मजे से जिंदगी जी रहे हो। आपके मजे जो है ना इनकम टैक्स वाले को हजम नहीं हुए। अरे अकेले ही इस देश में रहना है तो इनकम टैक्स देना है। आयकर अधिकारी का आपके पास में आ गया नोटिस कि साहब आपने पैसा कमाया है। सर अगर हम इलीगल एक्टिविटी से कमाते हैं तो क्या इनकम टैक्स वाले टैक्स लेंगे? हम किसी का मर्डर कर करके, मान लीजिए मैंने लॉरेंस ग्रुप बना रखा है, गैंग है मेरी, है ना, कमाई तो करते ही है ना, फिरौती मांगते हैं, क्या इनकम टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स वाले कहते हैं भैया तुम कैसे भी कमाओ, वो तुम्हारा तरीका है, हमें टैक्स दे दो। अरे आपको हंसी आ रही है? आपको अगर नींद में कभी ये आ गया ना कौन बनेगा करोड़पति में, मैं बन गया करोड़पति, आंख खुलते ही तो इनकम टैक्स वाले मिलेंगे यमदूत के जैसे, ला भैया 30% हमारा है। ये जितने भी आप देखते हो ना ये गेम शो होते हैं, रोड होते हैं, उसमें कहते हैं 1 करोड़ जीत गए आप, बेचारे को पैसे 67 लाख मिलते हैं। सर बाकी कहाँ गए? बाकी इनकम टैक्स का पहले ही टैक्स कट जाता है। समझ लो आप? तो सब आपके पास में इनकम टैक्स का आ गया नोटिस और आपके आ गए पसीने। आप जानते हो नहीं इनकम टैक्स क्या होता है? बताओ क्या करोगे? ऐसी कल्पना तो कर ही लो कि 2 करोड़ जीत गए, पैसे आ गए, फिर इनकम टैक्स वाले भी आ गए। जैसे मैं दीपावली पे मेरे क्लाइंट को एक बार मैंने मैसेज भेजा, मालूम है लोग दुआएं देते हैं कि दीपावली आपके लिए शुभ हो। मैंने क्लाइंट को मैसेज भेजा, भगवान करे तुम्हारे यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़े। मैंने ऐसे मैसेज भेजे मेरे क्लाइंट को, ये हकीकत है, तुम्हारे यहाँ जीएसटी के छापे पड़े, तुम्हारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हो। मैंने ऐसे मैसेज भेजे, क्लाइंटों के फोन आए, अरे सीए साहब क्या बोल रहे हो यार, दुआ दे रहे हो कि बद दुआ? मैं कहा सुनो सर, इसमें बहुत राज छुपे हैं। आपके पड़ी इनकम टैक्स की रेड? आपके पड़ी इनकम टैक्स की रेड? अरे फुकरों की क्या पड़ेगी? इनकम टैक्स की रेड किसके पड़ती है? ये संपत्ति हो। तो मैंने कहा सर रेड पड़ेगी, थोड़ा बहुत ले जाएंगे, पर आप सोचो कितनी दुआएं दे दी मैंने आपको। तो एक डॉक्टर हमेशा ये चाहता है कि उसके जो क्लाइंट है ज्यादा से ज्यादा बीमार हो, मरे ये लोग, ताकि मेरा धंधा चले। वकील ये चाहता है कि मियां बीबी कभी राजी ना रहे, लड़े। और सीए क्या चाहता है कि खूब कमाओ,
खूब प्रोग्रेस करो ताकि तुम्हारे इनकम टैक्स वाले आए और फिर हम आए। तो आप भाग के किसके पास आए? मेरे पास आए कि सर ये क्या आया है। मैं कहा भैया इनकम टैक्स का लेटर आया है। सर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। मैं कहा तू खुद करेगा तो भरना पड़ेगा, मैं करूंगा तो नहीं भरना पड़ेगा। बोले कैसे? मैंने कहा सर ये इस बात की तो फीस है और क्या है, पर टैक्स ही भरवाना है तो फिर मेरे पास क्या आना है, खुद ही भरिया हो जाएगी। बोले सर आप बचा दोगे? मैं कहा बचा देंगे। बोले सर लेकिन मैंने तो कमाया है और टैक्स दिया भी नहीं, तो कायदे से तो मेरा पैसा बनता है, मुझे देना है। मैंने कहा कायदे की बात छोड़, बिना कायदे की बात करते हैं। बोले क्या करेंगे सर? मैंने कहा मैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करूंगा, टोटल फर्जी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या करेंगे? सबमिट करेंगे। ये थर थर कांपने लग गया। सर आप तो क्रिमिनल माइंड हो, आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हो, सरकारी अधिकारी को फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो आप। मैंने कहा खूब सरकारी अधिकारी देख लिए और खूब सरकारी दफ्तर देख लिए, वो तेरा कागज फाइल में लगेगा और फाइल को चूहे खाएंगे पड़े पड़े, कोई नहीं देखने वाला, सब राम राज्य है, चल रहा है। और ये हकीकत भी है, पड़े रहते हैं फाइलों में, दबे रहते हैं, ऐसे केस चलते रहते हैं। अभी तेरा संकट तो टल जाएगा। ये आदमी ईमानदार था पर संगत में आ गया और चोर बन गया। किसने बनाया चोर? मैंने बनाया। मैंने उकसाया। क्या उकसाया? कि आयकर विभाग में अधिकारी के सामने झूठे विवरण प्रस्तुत कर। तो मालूम है क्या होगा? अगर ये मामला प्रूव हो गया तो मैं 7 साल के लिए अंदर जाऊंगा। ये तो जाएगा सो जाएगा ही, मैं जाऊंगा 7 साल के लिए अंदर। सरकारी अधिकारी को अगर आपने झूठे कागज प्रस्तुत करने के लिए उकसाया तो। समझ में आ रहा है? कहानी एक समझ में आ गई। दूसरी कहानी सुनो। मैंने इसको कहा कि झूठे कागज तैयार कर लेते हैं, तू दे आना। ये डर गया, बोले साहब मैं तो नहीं जाऊं, मैं तो नहीं दूं। मैंने कहा ठीक है तू शांत रहे, मैं देके आता हूं। अगर मैं खुद झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करूं तो भी कितने साल के लिए? इन दोनों में फर्क समझ गए? एक में मैं उकसा रहा हूं किसको? करदाता को, कि आयकर विभाग में झूठे विवरण प्रस्तुत कर, और एक में मैं खुद दे रहा हूं। दो चीजें समझ गए? क्लियर है? अच्छा ये बताओ, आपके ऊपर इनकम टैक्स का मुकदमा चल रहा है, तो क्या आपके बिहाफ पर मैं आयकर विभाग में प्रस्तुत हो सकता हूं या नहीं हो सकता? केस आपके ऊपर चल रहा है, क्या मैं आयकर विभाग में प्रस्तुत हो सकता हूं? वकीलों का तो काम ही यही है। वकील लोग कोर्ट में प्रस्तुत होते नहीं होते? किसके बिहाफ पर? क्लाइंट के बिहाफ पर। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके मुकदमे की पैरवी कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता? पर सुनो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके खुद के ऊपर ही क्या चल रहे हैं? केस चल रहे हैं। अब आपके खुद के ऊपर ही केस चल रहे हैं और दूसरे के मुकदमे की क्या कर रहे हो? पैरवी कर सकते हो क्या आप? कोई भी ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके ऊपर आयकर विभाग के तहत कोई प्रक्रिया लंबित चल रही है, कोई प्रोसीडिंग क्या है? पेंडिंग है, तो वो किसी भी केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। 3 बातें समझ में आ गई? और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में किसी भी तरह की कोई गलत सूचना दे दी तो आज की डेट में 10,000 रुपए की एक क्या है? लमसम पेनल्टी है। तो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं। ये 4 धाराएं हैं आयकर अधिनियम के तहत अंकेक्षक के दायित्व। धारा 288, सबसे पहले तो आप खाली इतना सा भी याद रख लेंगे, धारा 288 सेक्शन 288। आप मुझे ये बताओ बच्चों, धारा 288 कौन से एक्ट की है? हाँ, ये कोई कंपनी एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। कौन सा एक्ट चल रहा है? इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम की धारा 288 कहती है कि यदि किसी सीए पर आयकर की प्रक्रिया या विवाद, बोल दो, आयकर की प्रक्रिया या विवाद क्या है? लंबित है, यानी कि कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी असेसमेंट आपके ऊपर चल रहे हैं, जो भी क्या है? पेंडिंग है, तो आप
करदाता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे। करदाता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे। समझ में आ गया बच्चों? यानी कि सीए के ऊपर, खुद के ऊपर कभी भी इनकम टैक्स की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई डिमांड पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आज मेरे खुद के ऊपर ही डिमांड आई हुई है, मेरे खुद के ऊपर ही केस चल रहे हैं, तो मैं लोगों का मुकदमा क्या लड़ूंगा? पहला समझ में आ गया? ये तो कौन सी धारा थी? 288। दूसरी धारा हम पढ़ने जा रहे हैं, धारा 278, सेक्शन 278। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी सेक्शन है। यदि अंकेक्षक जानबूझकर झूठे विवरण देने के लिए करदाता को उकसाता है तो मिनिमम से मिनिमम जेल कितनी? 6 महीने, और मैक्सिमम कितनी? 7 साल, और जुर्माना लगेगा वो अलग। तो सिर्फ इतना सा समझ लो, अंकेक्षक द्वारा करदाता को आयकर विभाग में झूठे विवरण हेतु उकसाना, छह माह से 7 वर्ष की क्या होगी? जेल प्लस जुर्माना, और जुर्माना डिपार्टमेंट तय करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या लगाना है। बताओ, 2 चीजें समझ में आ गई? धारा 288, 278 क्लियर है? तीसरी चीज यह है रूल 12A। रूल 12A यानी इनकम टैक्स एक्ट के साथ इनकम टैक्स के क्या है? रूल्स भी हैं। तो जो आयकर अधिनियम के रूल्स हैं, रूल 12A में लिखा है, अगर ऑडिटर खुद क्या करे? झूठे विवरण प्रस्तुत करे, क्योंकि वो किसके रूप में काम कर रहा है? करदाता के प्रतिनिधित्व, असेसी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा है, तो उसको 7 साल की क्या होगी? जेल होगी। सिंपल सी बात है। अंकेक्षक स्वयं झूठे विवरण प्रस्तुत करे, तो 7 वर्ष की क्या होगी? जेल। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत सिंपल सी बात है। तो देखो, आप अगर नट सेल में देखेंगे तो इतनी सी बात है कि आपको साफ सुथरा रहना चाहिए, आपको झूठ पाखंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर जेल के ही प्रावधान है सिद्धि। यहां तक क्लियर है? और एक आखिरी सेक्शन देखो, 271J। आप तो खाली इतना सा लिख दो कि साहब रिपोर्ट में या सर्टिफिकेट में कोई भी असत्य विवरण दे दिया आपने, ठीक है? मतलब यहां आपने आयकर अधिकारी के सामने प्रस्तुत नहीं करा, जो आपने रिटर्न फाइल करी, ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी झूठा विवरण प्रस्तुत कर दिया, तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत कितना जुर्माना लगेगा? ये इनकम टैक्स एक्ट के तहत है। कितना जुर्माना लगेगा? 10,000 का। तो चौथा है सेक्शन 271J। ऑडिट रिपोर्ट या इनकम टैक्स रिटर्न में असत्य सूचना देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना। तो यह आज आपका एक और एक्ट कंप्लीट हो गया। कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट। तो अब तक मैं आपको 3 एक्ट के तहत कार्रवाई बता चुका हूं। कौन कौन सी? इंडियन पेनल कोड, चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट। और अब हम आखिरी पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही काम का है, कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के तहत चार्टेड अकाउंटेंट के ऊपर क्या जुर्माना लगेगा, यानी कि उसके दायित्व क्या आएंगे, किसके अकॉर्डिंग बताओ? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। अब देखो बच्चों, मैंने
आपके रिस्क को कवर करने के लिए क्या किया कि कंपनी एक्ट में टोटल कितनी धाराएं हैं बताओ? 470। और 470 धाराओं में जहां भी अंकेक्षक का मेरे को नाम दिखा उठा के यहां टिका दिया। तो इससे क्या बच्चे हो जाते हैं परेशान कि यार इतनी सारा। तो अब सुनो बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब छोड़ देना, मैंने नोट्स में दे रखा है, छोड़ देना। मेनली आपको दो पढ़नी है। एक जो हमारी सेक्शन है कौन सी, 147, समझ में आ रहा है? और एक पढ़ेंगे अपन 447, बस ये दो धाराएं याद कर लेना। बाकी आप याद नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना? चांस 99% नहीं है। कंपनी एक्ट की तो बता रहा हूं। हाँ, अब ये बच्चा कह रहा है सर इनकम टैक्स एक्ट वाली, इंडियन पेनल कोड, चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट, पॉसिबिलिटी इनकी 99% नहीं है। 99% ना तो इनकम टैक्स एक्ट का आएगा, ना चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट का आएगा, और ना ही आपका इनकम टैक्स एक्ट का आने वाला है, ना इंडियन पेनल कोड का आने वाला है। और कंपनी एक्ट में भी खाली दो सेक्शन पढ़वाने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। कौन कौन सी? 147 और 447। तो ये दो तो आपको घोटनी है, बाकी एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है? वो खाली इसलिए मैंने दिया आपके नोट्स में कि कोई रिस्क ना रहे। बाकी पॉसिबिलिटी 99% उनकी नहीं है। तो आपको ढंग से कौन सी पढ़नी है बताओ? धारा 147। अब ये बच्चा बताएगा आपको पुराना कुछ याद है तो बताओ। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, कौन सा? कंपनी एक्ट 2013 का कंपनी ऑडिट, तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम कहां से कहां तक की धारा पढ़ेंगे? 139 से लेकर, क्या सबको याद है? चलो तो स्टार्ट हो जाते हैं। बताओ बच्चा, धारा 139 में क्या है? शाबाश, अंकेक्षक की नियुक्ति। धारा 140, अंकेक्षक को पद से हटाना। धारा 141, अंकेक्षक की योग्यता और अयोग्यता। धारा 142, पारिश्रमिक। धारा 143, अधिकार और कर्तव्य। धारा 144, कुछ सेवाएं प्रदान नहीं करना। धारा 145, रिपोर्ट पर हस्ताक्षर। धारा 146, साधारण सभा में उपस्थित होने का अधिकार। क्या यहां तक की सारी धारा पढ़ चुके? और आज कौन सी कर रहे हैं? और ये आखिरी धारा है। इसके बाद एक बच्चे धारा 148, उसको आप एक अलग चैप्टर मान सकते हो, उसको एक अलग ही चैप्टर मान सकते हो, जिसका नाम क्या रहेगा? कॉस्ट ऑडिट। समझ में आ रहा है? क्या ये सबको याद हो गई धाराएं? तो एक क्वेश्चन आपका कम हो गया। अब आपको चॉइस ही क्वेश्चन है, कि ये तो गारंटी है, लिखवा के ले लो कि एक धारा का क्वेश्चन आएगा, जो 139 से लेके कांत के बीच में आएगा। और उसमें भी अगर कोई ये मान रहा है कि साहब कोई ऐसा जुगाड़ दे दो कि रात को पढ़ जाए और सुबह एग्जाम दे आए, चाहिए ऐसा कुछ? नहीं, मैं दूंगा आपको। तो बच्चों, मैंने आपके लिए बना रखी है अंकेक्षण एक नजर में, सिर्फ 90 पॉइंट दूंगा आपको। कितने पॉइंट? वो पढ़ जाना, जब घर से काम पहुंचो एग्जाम देने, रास्ते में पढ़ते हुए चल जाना, उसी में क्वेश्चन आने। सर वो पहले ही दे दो। तो बेटा देखो, कभी भी है ना, अपन ये जो इलायची सौंफ खाते हैं वो खाना खाने के बाद ही खाते हैं। आप गए होटल में पड़ा भी रहता है, कभी खाए पहले? तो ये इलायची सौंफे बाद में मिलेंगी, अभी थोड़ी दे दूंगा। फिर खाना कौन खाएगा? फिर नहीं पढ़ोगे। तो सर इतनी मेहनत करेंगे, देखो वो एक हमारे अनुभव से हमने एक तैयार किया है, ठीक है? अब मैं हमेशा अंकेक्षण एक नजर में देता हूं, ऐसे बीओ भी एक नजर में देंगे आपको, लेकिन चूंकि अधीनस्थ बोर्ड आ गया तो ये नजर से नजर मिलाता ही नहीं। तो मैंने उसके लिए एक और तैयार किया, अंकेक्षण दूसरी नजर में, ठीक है ना? तो आपको ये दो नजर हम आपको नजराने के तौर पे देंगे, लेकिन ये बाद में देंगे, ठीक है? पहले हम इसको पूरा पढ़ेंगे। और मालूम है मैंने उसमें क्या लिखा है? टॉपिक सारा कवर किया है,
सिर्फ कैसे लिखा है? प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति, बोलो, संचालक मंडल, अंकेक्षक की नियुक्ति सदस्य, सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति के, अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण नियोक्ता प्राधिकरण, आवर्तन का तात्पर्य पुनः नियुक्त नहीं करना, अंकेक्षक के पद की अवधि फर्स्ट एजीएम से 6 एजीएम, अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना का प्रारूप एडीटी 1, अंकेक्षक त्याग पत्र दे तो सूचना का प्रारूप एडीटी 2, अंकेक्षक को पद की अवधि से पहले हटा दिया जाए तो केंद्र सरकार को कौन से प्रारूप में सूचना दी जाएगी? एडीटी 2 में, कपट के संबंध में केंद्र सरकार को सूचना एडीटी 4 में। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बना दिए डायरेक्ट, तो करक्स पूरा आ जाएगा और समराइज हो जाएगा। पर आपको वो सब चीजें अभी नहीं लेनी है, अभी आप डिटेल में पढ़ो, ठीक है ना, बाद में हम समराइज करेंगे। समरी आपको बनानी भी पड़ेगी क्योंकि 12 सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट है और उन सब में आपकी पकड़ होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। तो वो सब मैंने कर रखा है आपके लिए, मेरी सब्जेक्ट में कुछ नहीं करना आपको, बस मुझे सुनना है ध्यान से। धारा 147 पर्टिकुलर किसके लिए है? जुर्माने के लिए, जुर्माने के लिए। आप बताओ जुर्माना कब लगता है, किसी को सजा कब होती है? हाँ, जो कुछ गड़बड़ करे, नहीं ठीक है, कुछ मासूम को वैसे भी हो गई सजा, जिसने कभी कुछ किया ही नहीं फिर भी सजा हो गई। देखो, जुर्माना लगेगा कुछ ना कुछ क्या करने पर? उल्लंघन करने पर। जुर्माना कब लगेगा बताओ? उल्लंघन करने पर। समझ में आ रहा है? आप बताओ बेटा, उल्लंघन कौन करेगा? कानून के प्रावधानों को कॉन्ट्रावेंशन कौन करेगा? कौन कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा? और आप कह रहे हो सर अंकेक्षक, क्यों हम ही गुनहगार है? कंपनी साहूकार है? क्या कंपनी से गलती नहीं हो सकती? बताओ, कंपनियां गलती नहीं कर सकती? तो उल्लंघन कौन करेगा? या तो करेगी कौन? कंपनी, या फिर करेगा कौन? अंकेक्षक। या तो करेगी कौन? कंपनी, या गलती करेगा कौन? अंकेक्षक। दो ही होंगे, तीसरा तो पार्टी है ही कहां यहां पे, हमें तो यही पढ़ना है। अब साहब कंपनी ने क्या गड़बड़ कर दी? कंपनी ने क्या गड़बड़ कर दी कि उसके ऊपर धारा 147 के तहत जुर्माना लगे? समझो, ऐसे तो बहुत सारी एक्ट में बहुत सारी धाराएं और बहुत सारी जगह पे क्या है, जुर्माने हैं, लेकिन हम खाली कौन सी पढ़ रहे हैं? ऑडिट से रिलेटेड। और ऑडिट से रिलेटेड जुर्माना कौन सी धारा में है? 147 में। कंपनी ने क्या गड़बड़ कर दिया तो सुनो, धारा 139 से 146 तक का उल्लंघन। अगर किसी भी कंपनी ने धारा 139 से लेकर 146 तक के प्रोविजन का उल्लंघन किया है तो उसे धारा 147 के तहत दंडित किया जाएगा। समझ में आ गया? आ रहा है बेटा? सब क्या आ रहा है समझ में? बताओ, इस चैप्टर में हमें कहां से कहां तक की धारा पढ़नी थी? 139 से 148, पूरा चैप्टर लपेट लिया। 139 से लेकर 146 का उल्लंघन तो दंड मिलेगा किसमें? तो सर फिर 148 में लिखा हुआ है कि जुर्माना वही है जो 147 में है, तो बात वही हो गई। समझ में आ रहा है? यानी कि कंपनी, ये ऑडिट वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी उल्लंघन कर दे, कि किसी अयोग्य व्यक्ति को नियुक्त कर दे, या संचालक मंडल उसके संचालक मंडल अंकेक्षक की क्या कर दे? नियुक्ति कर दे, जो कर ही नहीं सकते थे। किसी भी तरह का कोई भी उल्लंघन कर दिया जाए तो कंपनी के ऊपर क्या लगेगा बताओ? जुर्माना लगेगा। सर कितना लगेगा? तो पहले कंपनी का ही चैप्टर क्लोज करता हूं। कंपनी के ऊपर क्या लगने वाला है बताओ? जुर्माना। अब जुर्माना कितना लगेगा तो वह आप देखेंगे कितना लगेगा। 25,000 से 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। कहां से कहां तक लगेगा? 25,000 से 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। सर ये बताओ,
हम कौन सी याद रखें, 25 की 5,25,000। समझ में आ रहा है क्या? तो सर फिर ये 5 लाख क्या है? ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये मैक्सिमम साइड पेनल्टी है, मिनिमम कितनी है? 25,000। अब एक नटसेल में बात बोलूं, कैसे घुमा के क्यों सुना जाओ, कुछ ही पूछ ले आप तो जुर्माना कितना टिका देना, क्योंकि सारी धारा आ ही गई। कंपनी ने कुछ भी गड़बड़ कर दी, कितना जुर्माना लगेगा? 25,000। समझ में आ रहा है? आ रहा है बेटा आपके समझ में? चलो एक बात बताओ, क्या कंपनी को जेल होगी? समझ में आ रही है बात? कंपनी को जेल होगी? सोच रहे हो कंपनी को जेल होगी या नहीं होगी? ये हंस रही है बच्ची, क्यों हंस रही है? क्यों हंसी आ रही है बेटा बताओ? कंपनी को नहीं होगी? कंपनी तो एक अलग से क्या है, व्यक्ति है। पर सर कृत्रिम व्यक्ति है, जेल किसको भेजोगे? ऐसा थोड़ी कि उसका एमओए जेल में रख दोगे, ये देखो कंपनी जेल में है। अरे जो मिस्टर इंडिया है उसको जेल में कैसे डालोगे? तो गायब है। तो एक बात बताओ, जब वो कृत्रिम व्यक्ति है तो काम भी उसने खुद ने नहीं किया होगा, काम किसने किया होगा? उसके अधिकारी ने। तो कंपनी पे तो लगेगा जुर्माना, सो लगेगा ही लगेगा। प्लस कंपनी के बिहाफ पर जिस अधिकारी ने गुनाह किया उसे अपन क्या कहते हैं? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑफिसर इन डिफॉल्ट, दोषी अधिकारी। क्योंकि कंपनी तो कृत्रिम व्यक्ति है ना, कंपनी थोड़ी गड़बड़ करती है। पर जुर्माना कंपनी पे भी लगेगा अलग, और इन दोषी अधिकारी पे भी लगेगा। अब दोषी अधिकारी पर कितना जुर्माना लगेगा वो देखो, 10,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना। यहां मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूंगा। अगर आप मेरे कोई पुराने नोट्स देख रहे होंगे, समझ लो, या मार्केट की कोई बुक देख रहे होंगे, तो उसमें आपको यह लिखा हुआ मिलेगा 10,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना या 1 साल की जेल या दोनों। इसमें आ गया संशोधन और जेल के प्रावधान हटा दिए। तो अभी खाली दोषी अधिकारी पे क्या लगेगा? 10,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना। क्लियर है? तो कोई बच्चों के पास में अगर पुराने नोट्स पढ़े हो, देखो ये सिर्फ धारा 147 का जुर्माना है। आप ये भी समझो, इंडियन पेनल कोड अपनी जगह है, नहीं समझे क्या? सब चीजों के अलग अलग कानून है। भाई मान लीजिए कोई बच्चा कुछ बदमाशी करके आ गया मार्केट में, उसके घर वाले उसको पीट दें, मार दें, वो तो घर वालों का काम था। बाहर वाले करेंगे वो तो अलग है। बाहर वाले जो करेंगे वो तो, ये तो कंपनी एक्ट की सिर्फ धारा कौन सी है? 147। इसके अलावा और भी कई धाराएं हैं। आप देखो जब भी कोई आदमी क्राइम करता है तो कोर्ट में सजा कैसे सुनाते हैं? इसे दफा 320, 402, 540 के तहत, मतलब 4-5 धाराएं लगा देते हैं धनाधन। मैं तो एक ही लगा रहा हूं अभी। बोले यहां तक समझ में आ गया क्या? कंपनी का काम क्लियर है। अब हम बात करते हैं, अगर उल्लंघन किसने किया? अंकेक्षक ने। यहां भी संशोधन है बच्चों। अगर मेरे आप पुराने नोट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको अलर्ट करना चाह रहा हूं कि देखो यहां मैंने सिर्फ 3 धारा लिखी है, 139, 144 और 145। पहले मैं लिखता था 4 धारा, 139, 143, 144 और 145, लेकिन 143 को यहां से हटा दिया इन्होंने। अगर अंकेक्षक ने उल्लंघन किस किस का किया? धारा 139 का, 144 का और 145 का उल्लंघन, तो अंकेक्षक को दंड दिया जाएगा। इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपको, क्लियर है? जो कल समझाऊंगा। अभी आप ये समझो, धारा 139 नियुक्ति से संबंधित है, आपने गलत नियुक्ति ली तो आपको दंड मिलेगा। धारा 140 में क्या था बताओ? पद से हटाना। तो उसमें दंड क्यों नहीं है? क्योंकि पद से ऑडिटर खुद थोड़ी हट रहा है, कंपनी हटा रही है। और अगर ऑडिटर का वहां पे कुछ दायित्व भी था तो वहीं के वहीं हमने क्या लगा दिए थे? जुर्माने। याद आ रहा है? बताओ धारा 140 की धारा 3 में क्या कराया था?
कि यदि ऑडिटर ने त्यागपत्र के संबंध में फॉर्म नंबर एडीटी 3 में क्या नहीं दी, सूचना नहीं दी, तो वहीं की वहीं था जुर्माना। 140 की उपधारा 5 में क्या था, अगर अंकेक्षक कपटपूर्ण गतिविधि में लिप्त पाया गया तो 5 साल के लिए अयोग्य, और धारा 447 में दंडित। तो धारा 140 में तो वहीं की वहीं दंड है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, समझ लो। धारा 141 क्या बताओ, योग्यता और अयोग्यता। तो योग्यता अयोग्यता से क्या फर्क पड़ता है, अगर आप अयोग्य हो और फिर भी क्या ले रहे हो, नियुक्ति, तो धारा 139 में दंड दे ही रहे हैं। धारा 142 में क्या था, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक ऑडिटर खुद थोड़ी तय करता है, वो तो कौन करती है, कंपनी। तो ऑडिटर क्या गुनाह करेगा उसमें, इसे वो दंड है नहीं। धारा 143 में बताओ कर्तव्य है, और कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर लगता है ऑडिटर पे दंड, जो वहीं पे धारा 143 में आपने बढ़ा कपट के संबंध में। अगर सूचीबद्ध कंपनी है तो 5 लाख, असूचीबद्ध है तो 1 लाख, इसलिए उसको भी हटा दिया। धारा 144 में आप अकाउंटिंग कर रहे हो और साथ में क्या कर रहे हो, ऑडिट, तो आप वो सेवाएं ले ही नहीं सकते, दंड लगेगा। धारा 145 में ऑडिट आपने करी और अपने बेटे से साइन करवा दिए, रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का आपका क्या था, कर्तव्य, नहीं गड़बड़ करी तो बच जाओगे, गड़बड़ करी तो दंड लगेगा। धारा 146 में साधारण सभा में उपस्थित होने का अधिकार, वो अधिकार है ना कि कर्तव्य, तो कोई दंड है ही नहीं। तो 3 ही धाराएं हैं जिनमें आपके ऊपर क्या लगेगा, दंड लगेगा। याद करने का तरीका, मजेदार बात क्या कह दूंगा, सेम। जो कंपनी पे लगता है वही किस पे लगेगा, बताओ, ऑडिटर पे लगेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, ऑडिटर के पारिश्रमिक के साथ इसको जोड़ेंगे, और एक अनजाने में गलती और एक जानबूझ के गलती हो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो कल हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। कल आपका बच्चों ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कल मैं कॉस्ट ऑडिट भी आपको कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर है, चलिए।